हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। इससे पिछले वीडियो में हमने खरीफ के प्रमुख कीट कातरा के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम सफेद लट के बारे में पढ़ेंगे, जिसे व्हाइट ग्रब भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सफेद लट की यदि हम बात करें तो नाम से ही विदित है कि इसका जो रंग है वो सफेद होता है। वैज्ञानिक नाम की यदि बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है होलोट्रिकिया कॉन्सेनगुनिया। होलोट्रिकिया कॉन्सेनगुनिया। इसका गण कोलियोप्टेरा है। इसका कुल की बात करें तो कुल इसका मेलेलोन्थीडी कुल की ये सदस्य है। तो सफेद लट क्या है? सफेद लट एक सर्वव्यापी नासी कीट है, सभी जगह पाई जाती है और बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है फसलों को। अन्य नामों की यदि हम बात करें तो सफेद लट को कोकचेफर भृंग, मई भृंग व जून भृंग भी कहते हैं, क्योंकि इन महीनों में इसका प्रकोप ज्यादा होता है इसलिए, और इन महीनों में ये अधिकतर जगह देखी जाती है, इसलिए इसको मई व जून भृंग भी कहते हैं। अब लक्षणों की बात करते हैं कि सफेद लट के लक्षण कौन कौन से हैं। तो देखिए, सफेद लट के जो प्रौढ़ भृंग होते हैं, जब ये शिशु अवस्था में होती है तो लट होती है, लेकिन जब ये कोशित में बदल जाती है उसके बाद में भृंग में रूपांतरित हो जाती है। तो प्रौढ़ भृंग की बात करें तो प्रौढ़ भृंग काले भूरे रंग के होते हैं। प्रौढ़ भृंगों की जो संरचना है, रंग है शरीर का, वो काला या भूरा होता है। और ये जो भृंग होते हैं ये 18 mm लंबे और 7 mm चौड़े होते हैं। इनकी लंबाई 18 mm होती है और चौड़ाई 7 mm होती है। सफेद लट का जो पूरा शरीर है वो सिर, वक्ष व उदर में विभक्त होता है। शरीर 3 भागों में बटा होता है, सिर, वक्ष व उदर। शरीर पे जो भृंग होते हैं उनके शरीर पे 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। आगे वाले पंख मोटे होते हैं और पिछले वाले जो पंख हैं वो थोड़े मोटाई में कम होते हैं। जब ये भृंग विश्राम अवस्था में होते हैं, रुके हुए ठहरे हुए होते हैं, तब आगे वाले जो पंख होते हैं वो पीछे वाले पंखों को ढके हुए रखते हैं। तो 2 जोड़ी पंख हैं। अगर पंख मोटे होते हैं, विश्राम अवस्था में पिछले पंखों को ढका हुआ रखते हैं। अब जो लट है, इसकी लट अवस्था है वो सफेद होती है, नाम ही है सफेद लट, तो सफेद रंग की होती है। सफेद लट आपने देखी होगी, जब हम खेतों में खाद वगैरह डाल रहे होते हैं तो वहां पे भी खूब सारी सफेद लट निकलती है, जिनका शरीर तो पीछे से सफेद होता है लेकिन आगे से इनका मुंह भूरे रंग का होता है और इनके जबड़े बहुत मजबूत होते हैं, तो वो सफेद लट हैं। तो इनका सिर भूरा होता है और जबड़ा मजबूत होता है। अब जब ये लट शिशु अवस्था में होती हैं तो इनकी लंबाई होती है 10 से 12 mm। जब शिशु लटों की बात करें हम, तो शिशु जो लट हैं इनकी लंबाई है 10 से 12 mm और चौड़ाई है 2 से 3 mm। अब इनकी आकृति कैसी है? इनकी आकृति अंग्रेजी में जो सी अक्षर है उसकी तरह इनकी संरचना है। अंग्रेजी में सी अक्षर की तरह इनकी संरचना है, इस आकार में ये होती है। तो ये थे इसके सामान्य लक्षण। पहचानेंगे कैसे? ये प्रौढ़ काले भूरे रंग के होते हैं और यदि इनकी लंबाई की बात करें 18 mm लंबे, 7 mm चौड़े होते हैं। शरीर जो होता है सिर, वक्ष और उदर में विभक्त होता है। शरीर पे 2 जोड़ी पंख होते हैं। विश्राम अवस्था में आगे वाले जो मोटे पंख है पीछे वालों को ढके हुए रखते हैं। लट जो होती है सफेद होती है। लट का जो रंग है वो सफेद है और लट का जो आगे वाला मुंह है वो भूरे रंग का होता है। जबड़ा बहुत मजबूत होता है इनका। इसके बाद शिशु लट जो होती है वो 10 से 12 mm लंबी होती है और 2 से 3 mm चौड़ी होती है। और आकृति की बात करें तो अंग्रेजी के सी आकार की इनकी आकृति होती है। तो ये सफेद लट के प्रमुख लक्षण हैं जिनके द्वारा हम सफेद लट की पहचान कर सकते हैं। एग्जाम में यदि पूछा जाता है कि सफेद लट के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं तो आप इनको लिख सकते हैं। इसके आगे हम चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे सफेद लट जो है इसकी क्षति और महत्व के बारे में। तो देखिए, सफेद लट जो है ये सर्वव्यापी है, सभी जगह पाई जाती है, लेकिन खरीफ की फसलों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है। सफेद जो लट है इसके लट अवस्था ही सबसे ज्यादा हानिकारक है। तो ये जो है ये भूमिगत कीट है।
सफेद लट जो है हमेशा भूमि से निकलती है, भूमि के अंदर ही रहती है, तो ये भूमिगत कीट है। तो अब सामान्यतः हमें पता है कि कौन से पौधे के कौन से भाग को ही ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी यदि ये भूमिगत है तो पौधे की जड़ें ही भूमि के अंदर रहती हैं, तो सफेद लट पौधों की जड़ों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है। और यदि आगे हम बात करें तो पौधों की जड़ें दो प्रकार की हैं, जखड़ा जल है जड़ और अपस्थानिक। तो ये अपस्थानिक जड़ों को भी नुकसान पहुंचाती है और मूसला जड़ों को भी, लेकिन ये मूसला जो मूल है उनको अत्यधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाती है। और इसके पोषक पौधों की यदि हम बात करें तो पोषक पौधों में खरीफ की सभी फसलें इसके पोषक पौधे हैं। साथ ही इसके जो भृंग हैं यह रात्रि के समय बेर, जामुन, सहजना, करंज, खेजड़ी इत्यादि के वृक्षों पे बैठ जाते हैं और उनकी पत्तियों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस प्रकार से सफेद लट की क्षति और महत्व भी आप लिख सकते हैं कि सफेद लट की महत्व तो कुछ नहीं है, क्षति ही ज्यादा है। और इसमें आप लिख सकते हैं कि ये जो सफेद लट है ये लट अवस्था में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, और जब ये छोटी होती है तब ये पौधों के कोमल भागों को खाती है, लेकिन जब ये पूर्ण विकसित हो जाती है उसके बाद में पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाने लगती है। अब इसके द्वारा प्रभावित जो पौधे हैं वो बाहर से देखने पर पीले रंग के और सूखे दिखाई देते हैं। इन पौधों को यदि हम हाथ से भी उखाड़े तो हाथ से यदि सामान्य रूप से भी उनको उखाड़ने का प्रयास करें तो आसानी से उखड़ जाते हैं। तो ऐसे खेत में 100% सफेद लट का प्रकोप है। यदि किसी खेत में ऐसे लक्षण दिखाई दें कि सभी पौधे सूखे हैं, पीले दिखाई दे रहे हैं, हाथ से उखाड़ने पर आसानी से उखड़ जाते हैं, तो वहां 100% सफेद लट का प्रकोप दिखाई देता है। अब हम इसके जीवन चक्र के बारे में अध्ययन करते हैं कि इसका जीवन चक्र कैसा है। एक बात इसमें हम और ऐड कर सकते हैं कि यदि पूछा जाता है कि सफेद लट की कौन सी अवस्था फसल को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है, तो सफेद लट की जो तृतीय अवस्था है, सफेद लट जब त्वचा का निर्मोचन करती है और उसकी जो तीसरी अवस्था आती है वो सबसे ज्यादा फसलों को नुकसान पहुंचाती है। और ये जो लट है सामान्यतः अगस्त के महीने में पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। तो अगस्त के महीने में जो सफेद लट है वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। और क्यों पहुंचाएगी? क्योंकि इस समय ये बहुत अधिक विकसित हो चुकी होती है। साथ ही साथ इसके प्रकोप की यदि हम बात करें, नुकसान की बात करें, तो खेत में ये 20 से 100% तक नुकसान पहुंचाती है। इसके नुकसान की बात करें तो 20 से 100% तक किसानों को ये नुकसान पहुंचा सकती है। अब चलते हैं जीवन चक्र की तरफ। तो अब हम इसके जीवन चक्र को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इसका सफेद लट का जीवन चक्र क्या है। तो बरसात ऋतु में यह जो मानसून है, इस मानसून की जब पहली भारी बरसात होती है, बरसात कितनी 20 से 30 mm बारिश होनी चाहिए। 20 से 30 mm बारिश जब होती है तो इसके जो भृंग हैं, ये भृंग रात्रि में लगभग 7:30 बजे बाहर निकलते हैं। मानसून की पहली भारी बरसात में बरसात 20 से 30 mm होनी चाहिए। उस समय रात्रि में लगभग 7:30 मिनट 7:30 बजे के लगभग ये भृंग बाहर निकलते हैं। तो टाइम के पंक्चुअल है, देखो टाइम पे निकलते हैं। तो आप भी टाइम पे अपना जो वीडियो है उसको लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तो ये क्या करते हैं, बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद में ये अपने पोषक पौधों पे एकत्रित हो जाते हैं। इनके जो पोषक पौधे हैं, इन पोषक पौधों पे ये बैठते हैं। अब सबसे पहले
मादा जो भ्रंग है ये बाहर निकलती है। सबसे पहले मादा जो भ्रंग है ये भूमि से बाहर आती है और भूमि से बाहर आकर जो नर भ्रंग है इसको मैथुन के लिए आकर्षित करती है। सबसे पहले मादा भ्रंग बाहर आके नर को मैथुन के लिए आकर्षित करती है और इसके बाद मादा जब मैथुन क्रिया संपन्न कर लेती है उसके बाद यह 2 से 3 दिन भूमि में गहराई में चली जाती है। और कितनी गहराई में जाती है ये? 10 से 12 mm, 10 से 12 मिलीमीटर गहराई पर चली जाती है और वहां जाकर अंडे देती है। ये अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल 50 अंडे, लगभग 50 अंडे ही देती है। और यदि हम जो मादा भ्रंग है इसके जीवन काल की बात करें तो इसका जीवन होता है 30 से 50 दिन। तो मानसून की पहली भारी बरसात में रात्रि के समय 7:30 बजे के लगभग भ्रंग बाहर निकलते हैं। पहली बारिश कितनी होनी चाहिए? 20 से 30 mm के लगभग होनी चाहिए। इसके बाद में पोषक पौधों पे एकत्रित होते हैं। मादा सबसे पहले नर को मैथुन क्रिया के लिए आकर्षित करती है। जैसे ही नर के साथ में मादा का मैथुन होता है उसके बाद मादा 2 से 3 दिन के लिए भूमि में 10 से 12 सेंटीमीटर की गहराई में चली जाती है और जाने के बाद में वहां पे अंडे देती है। और पूरे जीवन काल में अंडों की संख्या है 50। पूरे जीवन काल में केवल 50 अंडे देती है। कितने दिन जीवित रहती है ये? 30 से 50 दिन तक जीवित रहती है। अब एक बात नोटिस करने की है कि ये जो भ्रंग है ये मध्य मई से पहले बाहर नहीं आते। मध्य मई से पूर्व बाहर नहीं निकलते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस समय तक ये भ्रंग लैंगिक रूप से परिपक्व नहीं होते हैं या लैंगिक रूप से अपरिपक्व होते हैं। तो मई के महीने से, मध्य मई के महीने से मतलब 15 मई से पहले ये बाहर नहीं आएंगे क्योंकि इस समय ये लैंगिक रूप से अपरिपक्व होते हैं और इनका कार्य भूमि से बाहर आकर केवल मैथुन क्रिया करके अपनी संख्या को बढ़ाना है। तो ये बाहर नहीं आएंगे चाहे कितनी भी भारी बरसात हो। लेकिन 15 मई के बाद में यदि बारिश होगी तो ये 100% भूमि से बाहर निकलते हैं और मैथुन क्रिया करके अपनी संतति को बढ़ाते हैं। तो इसके बाद में अब जब ये अंडे देती है इसके बाद में अंडों का जो ऊष्मायन काल है, ऊष्मायन काल की बात करें, अंडों के परिपक्व होने का समय कितने समय तक परिपक्व हो जाते हैं? तो ये होता है 7 से 13 दिन। ये जो सफेद लट है इसके अंडों का ऊष्मायन काल है 7 से 13 दिन। 7 से 13 दिनों के बाद में इसमें से लट अवस्था निकलती है, यानी लटें निकलना प्रारंभ हो जाती है। अब इसकी जो लट अवस्था है ये लट अवस्था जुलाई से मध्य अक्टूबर तक सक्रिय रहती है। जुलाई से मध्य अक्टूबर तक ये सक्रिय रहती है। इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद ये भूमि में जाकर 40 से 50 सेंटीमीटर, यहां भी ये सेंटीमीटर है, 10 से 12 सेंटीमीटर गहराई, mm नहीं सेंटीमीटर गहराई में। तो भूमि में 40 से 50 सेंटीमीटर गहराई में जाकर कोशित अवस्था में बदल जाती है। कोशित अवस्था में बदल जाती है।
अब लट कितने समय तक लट अवस्था में रहती है, तो लट काल है इनका, लट काल 82 से लगभग 113 दिन। यदि ये पूछे कि सफेद लट कितने समय तक लट अवस्था में रहती है या लट काल कितने समय का है, तो 82 से 113 दिन तक ये लट अवस्था में रहती है। इसके बाद में ये कोशित में बदल जाती है और अब ये कोशित जो है इसमें सफेद लट जो है धीरे धीरे रूपांतरित होते रहती है। मतलब अब ये लट से भ्रंग में बदलेगी, यानी इसके पंखों का रूपांतरण होगा और कोशित अवस्था को तोड़कर जब मध्य मई के बाद में जब बारिश होगी उस समय ये भ्रंग बाहर निकलेंगे। तो ये इसका संपूर्ण जीवन चक्र इसी प्रकार कंप्लीट होता है। अब यदि हम कोशित काल की बात करें तो कोशित जो काल है ये 2 से 3 सप्ताह का होता है। कोशित काल कितने सप्ताह का है? कोशित काल 2 से 3 सप्ताह यानी 14 से 21 दिन में ये समाप्त हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी ये जो भ्रंग हैं ये निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं और जब बारिश होगी उसी के बाद ये सक्रिय होंगे, तो ये सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। तो ये भ्रंग अब क्या करते हैं, भ्रंग अवस्था में जैसे कन्वर्ट होते हैं उसके बाद में 1 मीटर की गहराई पर जाकर ये जो भ्रंग हैं 1 मीटर की गहराई पर जाकर सुषुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। सुषुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। तो यदि हम इस संपूर्ण जीवन चक्र की बात करें कि माता जो भ्रंग है ये अंडे, इनका अंडे देना, अंडों से फिर लटों का निकलना, लटों के बाद में फिर रूपांतरण होके भ्रंगों में परिवर्तन होना, तो ये कितने दिनों में पूर्ण होता है, तो इनका जीवन काल 129 से 150 दिन में पूर्ण हो जाता है। जीवन काल 129 से 150 दिन में पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार ये सफेद लट का जीवन चक्र समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे इसके प्रबंधन के बारे में कि सफेद लट का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। अब सफेद लट के सस्य प्रबंधन को पढ़ते हैं। तो सस्य प्रबंधन में क्या करना है, तो देखिए रात्रि के समय जो हम प्रकाश पास लगाते हैं खेतों में, प्रकाश पास और फिरोमेन जो पास है, प्रकाश पास लाइट का एक प्रपंच होता है, लाइट होती है, उसके नीचे हम मिट्टी का जो तेल है उसमें थोड़ा सा पानी मिश्रित करके रख देते हैं। जैसे ही लाइट के पास में कीट पतंगे आते हैं, इनसे टकराते हैं, उसमें गिर जाते हैं और उसके बाद में मर जाते हैं। फिरोमेन पास क्या होता है, ये एक प्रकार का हार्मोन होते हैं जो नर और मादा भ्रूणों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो हार्मोन रिलीज करने वाले पास होते हैं। तो ये ट्रेप होते हैं, एक तरह के प्रपंच होते हैं कीटों को आकर्षित करने के। तो रात्रि में प्रकाश पास और फिरोमेन पास और साथ ही पोषक जो पौधे हैं, खेजड़ी, बेर वगैरह जिनके ऊपर ये भ्रंग रहते हैं, यहाँ से हम भ्रंगों को एकत्र करेंगे और एकत्र करने के बाद में इनको नष्ट कर देंगे। ये क्रिया हम करेंगे रात को 8:30 से 11:30 बजे। तो इसी समय ये भ्रंग बाहर निकलकर इन स्थानों पर पहुंचते हैं, तो यहाँ पे इनको नष्ट कर देंगे। इसके बाद अब केवल बचा है सफेद लट का रासायनिक प्रबंधन, जिसे भी हम एक बार देख लेते हैं। अब रासायनिक प्रबंधन में हमें क्या करना है सफेद लट को रोकने के लिए, तो देखिए जब हम मूंगफली की बुआई करते हैं, मूंगफली की जब हम बुआई करेंगे तो उससे पूर्व 80 किलोग्राम जो बीज है, 80 किलोग्राम बीज को प्रति 2 लीटर क्लोरोपाइरीफॉस, जिसकी सांद्रता होनी चाहिए 20 ईसी सांद्रता वाली क्लोरोपाइरीफॉस जो दवा है
80 किलो बीजों को उपचारित करने के लिए 2 लीटर काम में लेंगे। तो 2 लीटर का घोल बनाकर 80 किलोग्राम बीजों को उपचारित करेंगे। यदि ये दवा नहीं है तो दूसरी दवा है क्यूनोलफास। क्यूनोलफास की सांद्रता 25 ईसी होनी चाहिए। 25 ईसी वाली क्यूनोलफास भी 2 लीटर लेते हैं 80 किलो बीजों को उपचारित करने के लिए। तो मूंगफली की फसल में इन दवाओं के साथ उपचारित करेंगे तो सफेद लटका मूंगफली की फसल पे कोई प्रकोप नहीं होगा। दूसरी बात, इसके भृंग रहते हैं परपोषी पौधे, खेजड़ी, सेजना, नीम इत्यादि जो बड़े वृक्ष इनके ऊपर रहते हैं। तो वहां क्या करना है, वहां हमें दवा लेनी है मोनोक्रोटोफास। मोनोक्रोटोफास कितनी, 1.25 ml मिलीलीटर, 1.25 मिलीलीटर का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर वृक्षों पे छिड़काव करना है। यानी 1 लीटर में इतने ml मिलाना है और उन वृक्षों पे छिड़काव कर देंगे ताकि वो पत्तियां विषैली हो जाए और जब वो भृंग खाएं तो वो मर जाए। इसके बाद में लट अवस्था, अगर लट का प्रकोप ज्यादा हो रहा है खेत में तो खेत में छिड़काव करना है फोरेट। 10% जो कण है, 10% वाली सांद्रता वाले जो कण है उनका फोरेट 10% कण, क्यूनोलफास 5% कण या कार्बोफ्यूरॉन 3% कणों का 20 से 25 किलोग्राम कण लेने हैं ये और प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना है। फोरेट, क्यूनोलफास और कार्बोफ्यूरॉन तो प्रति हेक्टेयर में 20 से 25 किलोग्राम का छिड़काव करेंगे जिससे लट का प्रकोप शांत हो जाता है। अब खड़ी फसल में यदि लट का प्रकोप है, अब खड़ी फसल में यदि सफेद लट का प्रकोप है तो खड़ी फसल में सफेद लट के प्रकोप को रोकने के लिए वो ही दवा है क्लोरोपाइरीफोस। इस क्लोरोपाइरीफोस दवा का छिड़काव करना है जिस प्रकार से दी गई है। सफेद लट यहाँ अपनी कंप्लीट होती है और आशा करता हूँ कि आप अधिक से अधिक लाइक कर रहे होंगे वीडियो को, पसंद आ रहा होगा आपको। और यदि आपको कोई समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।